स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम इकाई 3 अधिगम एवं अवप्रेरणा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये बीएड प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र को हम करा रहे हैं, जो कंपलसरी है, चाहे वो आर्ट वर्ग का स्टूडेंट हो चाहे साइंस वर्ग का स्टूडेंट हो। दोस्तों ये कुछ थोड़ा सा इसका बारे में बता रखा है दोस्तों, और इसको देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन है A.R. हिलगार्ड का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन है गिलफोर्ड का। कौन सा कारण अधिगम को प्रभावित करता है दोस्तों? तो यह है प्रेरणा, वातावरण, संवेगात्मक दशा, यानी तीनों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। दोस्तों अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? तो उद्देश्य की प्रबलता। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्न में से किसने पहले प्रयोग किया? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है किसी बात को व्यवहार में लाना। दोस्तों ऑप्शन सा। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। अधिगम से अभिप्राय है सीखना। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन है थॉमसन का। प्रेरणा के स्रोत हैं तो आवश्यकता है, चालक एवं प्रेरक और उद्दीपन, ये सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। जैविक प्रेरक है तो नींद जैविक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव। सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो थॉर्नडाइक हैं। अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म सिद्धांत के जनक हैं कोहलर। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन है क्रैच एवं क्रचफील्ड का। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। तो आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए कोहलर को जाना जाता है। सूझ के सिद्धांत को किसने जन्म दिया? तो गेस्टाल्टवादी ने जन्म दिया। दोस्तों गेस्टाल्टवादी या कोहलर एक ही बात है। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? तो डॉक्टर मेस ने। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलाव। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। दोस्तों दोनों अलग अलग हैं। सक्रिय अनुबंधन के पूछे तो पावलाव, सक्रिय अनुकूलन के सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे तो स्किनर हैं। अधिगम की प्रकृति है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया भी है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण क्रिया भी है। तो उपर्युक्त सभी सही होंगे। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों गुड ने। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। तो किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती? तो ये है आवश्यकता के अभाव में। सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण प्रयोग किया जाता है। हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? तो डॉक्टर मेस ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है कोहलर हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो 140 से अधिक होती है। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्न में से किसने पहले प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने पहले प्रयोग किया। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन है वुडवर्थ का। अधिगम की प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो वुंट ने की थी। दोस्तों शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, यह कथन किसके अनुसार है? तो ये B.O. स्मिथ के अनुसार है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, यह कथन क्रो का है। अधिगम से अभिप्राय है सीखना। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन है क्रो का। सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों का कौन सा सही नहीं है? प्रवर्तकों में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलाव का है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का। तो इसमें पुनर्वलन का जो सिद्धांत दिया है वो कोफका का नहीं है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान हैं पेस्टालॉजी। बुद्धि लब्धि के आकलन का सही सूत्र है दोस्तों, तो साफ होगा इसका। बुद्धि लब्धि = मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय गुणा 100। बुद्धि मापन हेतु बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार किसने किया था? ये किया था टर्मन ने। अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, यह कथन है
J.B. वाटसन का। स्टैनफोर्ड विनय स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था दोस्तों। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन मॉर्गन का है। शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार कुछ किया जाता है, इसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह कथन है V.N. झा का। अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? तो उद्देश्य की प्रबलता है। जब एक परिस्थिति में सीखा गया दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह कहलाता है धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है तो प्रशंसा। किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया है? तो गेस्टाल्टवादियों ने या कोहलर ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है क्रानबेक का। सूझ के सिद्धांत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सूझ के सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या कोहलर सिद्धांत भी बोल सकते हैं। सूझ सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हैं कोहलर। अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। सीखने के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर ने किया। कौन सा कारक अवधान से सर्वोपयुक्त रीति से संबंधित है? तो रुचि। I.P. पावलोव ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्लासिकल अनुबंध का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 प्रमुख तत्वों में से 2 तत्व आवश्यकता एवं प्रोत्साहन हैं, तो तीसरा कौन सा है? आवश्यकता, प्रोत्साहन और तीसरा है अभिप्रेरक। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि की 2 विशेषताएं हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है और यह एक विश्वसनीय विधि है। ऑप्शन सा आ व दोनों। एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, यह कथन है गेट्स का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह कथन है गेट्स एवं अन्य का। प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थार्नडाइक ने किया था। थार्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के अपने अध्ययन किस पर किए थे? तो बिल्ली पर किए थे। थार्नडाइक ने अपने बिल्ली को भूखा रखा था जिससे उसमें तत्परता पैदा हो सके। निम्नलिखित में से थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? तो अभ्यास है, प्रभाव है और तत्परता है। जो परिपक्वता है ये प्रतिपादित अधिगम का नियम नहीं है थार्नडाइक के द्वारा। व्यवहार में आने वाले किस प्रकार के परिवर्तन को अधिगम कहा गया है? तो स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा गया है। प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पावलोव ने किया था। पावलोव ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर किए हैं? तो कुत्ते पर किए हैं। जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक प्रतिक्रिया संबंधित हो जाती है तो यह अनुबंधन का सिद्धांत है। पावलोव के प्रयोग में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक था? तो अनानुबंधित उद्दीपक था। किस प्रकार के अधिगम में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है? तो नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? सुल्ताना नामक बरमानुस पर किए थे। पावलोव के प्रयोग में लार किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो लार अनुबंधित प्रतिक्रिया है। प्राचीन अनुबंधन के प्रयोगों में भोजन पहले तथा घंटी की ध्वनि बाद में की गई थी, यह कथन कैसा है? तो यह कथन असत्य है, क्योंकि घंटी पहले बांधी गई थी उसके बाद भोजन। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नैमित्तिक अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन के प्रयोग किस पर किए थे? तो चूहे पर किए थे। प्राचीन अनुबंधन संबंधित है, पावलोव से संबंधित है। गेस्टाल्ट सिद्धांत संबंधित है अंतर्दृष्टि पर। प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थार्नडाइक ने। अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? तो अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया, थार्नडाइक ने किया, पावलोव ने भी किया। एबिंगहास इसका राइट आंसर होगा। एबिंगहास ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। व्यवहार को प्रारंभ करने की आंतरिक स्थिति या प्रवृत्ति को मनोविज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? तो अभिप्रेरणा नाम से जाना जाता है। कौन सी विशेषता अभिप्रेरणा में नहीं पाई जाती है? तो अन्वेषणात्मक नहीं पाई जाती है। कौन सी अभिप्रेरणा जैविक या प्राथमिक नहीं है? तो उपलब्धि। मानव जीवन के लिए कौन से अभिप्रेरक अधिक आवश्यक हैं? तो जैविक या प्राथमिक अभिप्रेरक अधिक आवश्यक हैं। कौन सी अभिप्रेरणा
अर्जित या सामाजिक नहीं है तो नींद नहीं है, क्योंकि नींद जैविक अभिप्रेरणा है। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है? तो व्यवहार में दिशा। आंतरिक शारीरिक संतुलन की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो समवस्थापन है। अग्र हाइपोथैलेमस के मध्य भाग में आघात पहुंचने से समाप्त होता है लैंगिक व्यवहार। जोखिम उठाने की विशेषता क्या सूचित करती है? तो ये सूचित करती है उपलब्धि प्रेरक। मैक्क्लीलैंड ने किस प्रेरक का व्यापक अध्ययन किया? तो उपलब्धि का। यौन अभिप्रेरणा का प्रमुख कारक है हार्मोन। प्यास का कारण है रक्त में पानी की कमी। किस अभिप्रेरक के कारण समाज वर्गीकृत किए जाते हैं? तो अनुमोदन। किस अभिप्रेरक की उपस्थिति का अनुभव व्यक्ति नहीं करता है? तो अचेतन का। आमाशय संकुचन के कारण स्त्रियों में किस अभिप्रेरक का अनुभव होता है? तो एस्ट्रोजन का। किस शब्द से मोटिव शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है? तो मोटम से मोटिव शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों इकाई थर्ड में ये 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कल दोस्तों अधिगम एवं शिक्षण का चौथी इकाई हम कराएंगे। दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को बीएड के और टॉपिक में लाने वाला हूं दोस्तों, उसके वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।